नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते नित्यम जी यानी फरमान हैदर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज आपसे चूंकि मिलना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारी बातें करनी है। अचानक से आपने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर थोड़े समय के लिए गायब हो गए। पहले हैं कहाँ आप? मैं अभी तो सबको पता चल गया होगा कि मैं एक नया शो कर रहा हूँ जिसका नाम है आईना, और वो दंगल टीवी पे आने वाला है। तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक बनता था, तो आराम से मैं बैठा। मैंने पहले मना किया था, फिर मैंने कहानी सुनी और बहुत कमाल का कंटेंट लगा, तो मुझे लगा कि चलो इस पे काम करते हैं। बिल्कुल, खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सबसे पहले बताइए, जिस तरह से सावी की सवारी बंद हुआ, बहुत सारे फैंस भी बहुत नाराज़ हुए, एक्टर्स भी बहुत सारे नाराज़ हुए, आप खुश थे? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको सच बताता हूँ कि मोहब्बत जो है ना ज़िंदगी में, वो सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काम से मोहब्बत नहीं है या ये जो शो मैं कर रहा हूँ इससे प्यार नहीं है वो बेशक है, लेकिन वो पहली मोहब्बत होती है ना, टीनेज वाली, वो वैसा है कि उससे पहले भी मैंने काम किया था, लेकिन वो मेरा फर्स्ट डेब्यू शो था एज अ पॉजिटिव लीड। बहुत दुख हुआ था। ऑन सेट में नहीं रोया था, लेकिन मेकअप रूम में मैं रोया था। काफ़ी सारे लोग आके वहाँ पे रोए थे। एक होता है ना हम लड़कों का कि यार चलो ठीक है, हाँ छुपाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया था कि यार ये ड्राई आंसू हैं या छुपाए जा रहे हैं, लेकिन वो रो रहा है इंसान। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का था कि एक तो बहुत अचानक से हुआ, एक और था कि जब आपका शो अच्छा ना करे या उसका कंटेंट अच्छा ना हो, रेटिंग्स अच्छी ना आ रही हो, टाइम स्पेंड अच्छा ना हो, तो आपको लगता है कि यार चलो ठीक है, शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ, बहुत मेहनत चल रही थी। और उस ट्रैक के लिए, वो जो लास्ट वाला ट्रैक है जब नित्यम गरीब हो जाता है, सावी के साथ जाता है, तो उस ट्रैक के लिए मैं 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार वो ट्रैक आ रहा है, वो करेंगे। और एट दी एंड हमको वो जल्दी रैप अप करना पड़ा। तो उनसे उस ट्रैक के ख़त्म होने का, उस शो से जाने का, बड़ी सारी यादें थी मेरी वहाँ पे। ऑफिस में मैं बैठ के कॉफ़ी पीता था, हनुमान गली में हम लोग बैठ के मस्ती मजाक करते थे, काम करते थे, गार्डन में घूमते थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे इमोशनली अटैच था और फिर थोड़ा दुख हुआ। देखिए, ये ऐसा होता है कि शो तो कहीं ना कहीं एक दिन बंद होता ही है, बट ऑल ऑफ सडन जब चीज़ें आती हैं, आपको कब इन्फॉर्म किया गया था और आपको क्या लगता था कि बस यही समय था जब आपको पता चला, या पहले से ही कुछ ऐसी खबरें आपको मिल रही थी? नहीं, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी और बहुत टाइम से ऐसे रूमर्स, और मैंने मीडिया में भी देखे थे, यूट्यूब वगैरह पे, कि लोगों ने डाला हुआ था कि ये शो ऑफ एयर जा रहा है। तो मैंने यार ये सब रूमर्स हैं, तो कोई कुछ बोलता भी था ना, तो मुझे ये था अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मुझसे प्रोडक्शन खुद नहीं बोलेगा, जब तक प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, चैनल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, मैं नहीं मानूंगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर बीच में आई थिंक 15 एपिसोड पहले हल्का प्रोडक्शन टीम ने, जो सीडी हैं उन्होंने, सीएच हैं, डायरेक्टर्स ने हिंट देना शुरू कर दिया और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया यार ठीक है। और हमने सोचा कि एक्सटेंशन भी मिलता है, मे बी 3 महीने एक्सटेंड होगा, 6 महीने एक्सटेंड होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक दिन सब लोग प्रोडक्शन के सेट पे आए, उन्होंने अनाउंस किया और आई वॉज लाइक अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। चलिए, एक्टिंग करियर की बात करें, सबसे पहले जानना चाहेंगे, कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको एक्टर बनना है, इस फील्ड में आपको उतरना है? आपका कोई बैकग्राउंड था या आपका कोई गॉडफादर था इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ? मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। मेरी मम्मी बड़ी फिल्मी है, उनका नाम शबाना आज़मी है, नाम भी अच्छा। हाँ शबाना आज़मी है, तो उन पे शायद शबाना जी जो हैं उनका वो फितूर है। पापा भी बड़े हैंडसम हुआ करते थे, आशकार हुसैन नाम है उनका। तो मम्मी ने पापा से शादी की कि पापा कुछ जितेंद्र साहब की तरह दिखते थे, और मम्मी का क्रश था कि यार ये बहुत पसंद है मुझे। तो वो बड़ी फिल्मी थी। पापा क्या है कि वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते थे। उनका है कि अच्छा बच्चों को अच्छे से पालेंगे, घर परिवार अच्छे से रखेंगे। तो ये दोनों ने मुझे स्कूल टाइम से बोला, तुम ये जो स्कूल ड्रामा है, एनुअल फंक्शन है, इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तुम होस्ट बनोगे, तुमको ये करना है, तुमको वो करना। मैंने कहा यार क्या करा रहे हो आप मुझसे। और मैं बहुत कांपता था, बॉडी पूरी शिवर करती थी। मैं सोचता था यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, प्लीज़ मुझसे मत कराओ ये सब। और कई बार बैक स्टेज में ऐसे, और मम्मी बोलती थी नहीं
तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। एक टाइम के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और दिल्ली चला गया मैं पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे भी कई सारे लोग मिले, तो मैंने एक दिन बोला अरे मम्मी ऐसे कोई एक आंटी मिली थी, उन्होंने बोला बेटा तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। अच्छा, जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे वो चाहते थे हमेशा से कि मैं मॉडलिंग करूँ, एक्टिंग करूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, हाँ हाँ तुझे क्या करना है। तो मैंने बोला यार क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला एक काम कर, कोई एजेंसी ढूंढ, वहाँ जाके सीख और मैं तुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मैंने अच्छा चलो ठीक है चले जाते हैं। मॉडलिंग एजेंसी पे चले जाओ, कुछ नहीं सीखा, वो स्कैम हो गया मेरे साथ। हाँ, उस टाइम पे कुछ 80-85,000 रुपीज़ फीस थी। वो वॉक कैसे करते हैं, टॉक कैसे करते हैं, कॉन्वर्सेशन क्या है, 3 बार हफ्ते में, तो कुछ खास सीखने नहीं मिला। लेकिन अब तो पैसे जा चुके थे। तो मेरा एक उसूल है कि अगर मैंने पैसा दे दिया तो फिर मैं वसूलूँगा। तो मैं वसूली पे ऐसा निकला कि वो वसूली मुझे बॉम्बे ले आई। और जब मैं बॉम्बे आया तो पता चला अरे एक्टिंग और मॉडलिंग ये दो अलग चीज़ें हैं। वो सिर्फ हमारा बॉडी एक्सप्रेशन उसका दिखावा है, लेकिन यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। फिर मैंने पता किया भाई क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं, प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर वही जानकी देवी की लंबी लंबी लाइन, महाड़ा की लंबी लंबी लाइन, धूप में बैग टांगे हुए 4-5 कॉस्ट्यूम के साथ खड़े हैं और एक अंदर से कोई इंसान आता है और वो बोलता है फिट, यू आर नॉट फिट, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा ये एक्टिंग की भी एक्टिंग कर रहा है और ये आगे बताएगा हाँ यू आर फिट, इतना क्या है। अच्छा आप जा रहे हो कैरेक्टर में, आप नहीं जा रहे हो, नहीं जा पाया यार, ये एक्टिंग की भी एक्टिंग कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करके कई बार लोग जानने लगे और मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, एक जगह ऐसी बनाई कि चलो तुम जानो सिर्फ मुझे। फिर एक बार बालाजी टेलीफिल्म्स में मेरा मॉक शूट था, किसी ने बुला लिया। तो बहुत सही बोला उन्होंने एक्चुअली, जो सच था। ऐसे 4-5 क्रिएटिव्स वगैरह, DOPs एंड डायरेक्टर खड़े थे और बोला कि देखने में अच्छा है, कर नहीं पाएगा कुछ। तो और वो सुनाई आ रहा है, वो विस्परिंग टोन जो है, वो टॉन्ट जो है ना, वो सुनाई आता है। और मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया क्योंकि मैं सच में नहीं कर पा रहा था। बॉडी कांप रही थी, होठ जो है खुल नहीं रहे थे, फंबल मार रहा था। तो उनसे यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और मैं कई सारे प्रोडक्शन हाउस में गया और सब बोला कि वो एक्टर अच्छा नहीं है भाई, वो तो बोल भी नहीं पाता है। तो मैंने 6 महीने का गैप लिया। रूम के अंदर एक ट्राइपॉड, उस पर एक फ़ोन लगा दिया और मैं उसी पे अपने आप स्क्रिप्ट कुछ ना कुछ लिखता था कि चलो लिखते हैं। उसी को मैं पहले पॉलिश किया कि जो मैं लिखूंगा उसके अंदर मेरे इमोशंस होंगे। फिर कोई और राइटर जब अपने इमोशंस से लिखेगा तो उसको परफॉर्म करना मेरे लिए इजी होगा। पहले मैं अपने आप को तो जान लूँ। 6-7 महीने और इन सब काम में मुझे लमसम 1 से 1.5 साल निकल गया। और फिर मैंने छोटे छोटे कैमियोज जो होते हैं, कोई वर्कशॉप नहीं की। एक बार बॉम्बे में भी एक जगह छोटी सी वर्कशॉप में चला गया था मैं, उन्होंने भी 10-15 हज़ार ले लिए, आ जाओ बेटा। फिर अलग ही चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। वो अच्छा वो जो सिखा रहे हैं वो खुद हमारी तरह है। ऐसा उन्होंने भी 2-4 काम किए, सिखाने के लिए बैठ गए, कोई उनका NSD या थिएटर से कोई रिलेशन नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है यार, सीखते हैं आप। मैंने कहा अब ये 85 + 15 यार, ये तो 1 लाख की वसूली हो गई, ये तो करनी पड़ेगी अब। तो इसलिए फिर मैं निकला, मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, धीरे करके पहले 3-4 कैमियोज़ किए, फिर एपिसोडिक किए लाइक विघ्ना हर्ता टाइप, फिर और सारे एपिसोडिक जो आते हैं वो सब किए, प्यार तूने क्या किया। फिर फाइनली मुझे एक बड़ा और नेगेटिव लीड रक्षाबंधन, फिर वहाँ से निकलते ही। और इस बीच में मैंने मॉडलिंग में अपनी एक जगह बना ली थी जहाँ पे मैंने 54 एडवर्टीज़मेंट कर लिया अभी तक। काफ़ी सारे कैटलॉग्स, काफ़ी सारे ई-कमर्शियल, डिजिटल एडवर्टीज़मेंट, मिंत्रा फैशन में, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं उन सब के लिए। तो वो एक अलग था, लेकिन एक्टिंग को लेके एक अलग था मेरा कि यार ये तो मुझे करके दिखाना है। और जब मुझे याद है कि मुझे जब पहला रोल मिला था और मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया और एक्साइटेडली बताया, मम्मी पता है ये और पापा पता है ये, तो बड़े खुश हुए, बोले वाह बेटा ये वो दुनिया भर की बात है। उन्होंने दुनिया भर की दुआएं दे दी, प्यार दे दिया।
उसके बाद सावी की सवारी से निकल के आई थिंक 10-12 दिन हुए थे तो मैंने ये शो साइन किया था और फिर मैं छुट्टी पे चला गया कि जब शुरू होगा तब करेंगे। चलिए, वैसे जिसे आपने डिस्क्राइब किया इतना भी सरल नहीं है ये इंडस्ट्री, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं जिनका कोई भी यहाँ पर गॉडफादर कोई भी नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होना है सर्वाइव करना। ये जो यहाँ पर एक और बड़ा नाम है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, वो है कास्टिंग काउच। कभी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए या ऐसी चीज़ें आई, कभी आप फंसते नजर आए या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मुझे डर ये है कि मेरे साथ है, मैं ठीक है, मतलब मैं ये सब चीज़ें सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ, ये उन छोटे बच्चों के साथ ना हो, उनके साथ होगा तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है। और ये कास्टिंग काउच या काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी मैं बोलूँ, ठीक है, कोई मलाल नहीं मुझे ये बात बोलने में, जो सच है वो सच है। इन लोगों ने ये समझा हुआ है कि ये इस इंडस्ट्री के भगवान हैं, इनकी उंगलियों पे इंसान नाचना चाहिए। अच्छा, ये लोग हैं कौन? ये लोग वो हैं जो फ्रस्ट्रेटेड एक्टर्स हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप किसी भी काम में, आप बिजनेस में फेल हो सकते हैं, आप बड़े बड़े स्टार जो हैं वो आज स्टार नहीं रहे, ठीक है, लेकिन आपके अंदर की वो इंसानियत जो है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग चाहते हैं कि ये इंसान हमारी उंगलियों पे नाचे, उनके बारे में गलत सलत बोलना, अलग अलग एक ग्रुप बना के उनको बीच में फंसाना, उनको लाना, उनको किसी भी चीज़ के लिए मैनिपुलेट करना, लड़कों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़, लड़कियों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़। और अभी आफ्टर कोविड ये 5% पे आ गया है। या तो मैं आगे बढ़ गया हूँ ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता, ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं जब तक हमारे साथ नहीं होता। जब तक कुछ नहीं किया था बहुत आते थे, जब कुछ कर लिया तो नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये लोग वो बेहतर जानते होंगे जो अभी नए नए इंडस्ट्री में आए हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, शायद उनके साथ आज भी वैसी होता होगा। उसके अलावा ये कास्टिंग डायरेक्टर्स भी 70-80% वो करप्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, और हमने कई बार डिस्कस किया, कि आने वाले कल में अच्छा होगा कि हम कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम करें, एजेंसीज के साथ काम करें, क्योंकि ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं ये खामोखा के अपने प्लस पॉइंट करने के लिए आपका बजट घटा देंगे। मुझे इस बारे में बहुत बार ऐसे बोलना था, किसी ने पूछा नहीं तो मैं खुद से क्यों बोलूँ। तो इनका क्या है कि नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कर नहीं पा रहा है, इसका ऑप्शन गायब कर दो। एक पर्सनल ग्रज जो होता है ना इंसान के साथ, वो निकालते हैं। अरे पता है वो तो इतना बजट मांग रहा है। कास्टिंग वाले का ये कब से काम हो गया कि आप बजट डिसाइड करोगे, आप डिस्कस नहीं कर सकते, ये बिजनेस हेड का काम है। आप एक पूछो कि भाई आपका इतना बजट है, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, हमारी कमर्शियल मीटिंग होगी, कमर्शियल मीटिंग में बिजनेस हेड और आप या एचओपी जो भी होगा, कमर्शियल हेड्स जो होंगे वो बैठ के डिसाइड करेंगे। उसका जो ग्रज है वो एक्टर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर निकालते हैं। अच्छा, इसका ऑडिशन गायब कर दो, इसका ऑडिशन मत बुलाओ, ये मत करो। ये वही लोग हैं जो एक्टर बनने के लिए आए थे, एक्टर नहीं बन पाए, इनको कास्टिंग करनी पड़ी, और ये आज अपने आप को कास्टिंग का भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं। और इनमें कुछ लोग 10% लोग बहुत अच्छे भी हैं। तो ऐसी ये सारी चीज़ें हैं, कास्टिंग काउच, कास्टिंग कुछ डायरेक्टर्स भी। और ठीक है, मतलब ज़्यादातर इंसान अगर इंसानियत है तो वो अच्छे हैं, और अगर वो फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं या वो सिर्फ ये दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें लॉन्च किया, मैंने तुम्हें ये किया, मैंने तुम्हें वो किया, तो उसमें हर इंसान का एफर्ट्स होता है। कोई किसी को अपने घर से पैसा ला के लॉन्च नहीं करता। कोई भी प्रोड्यूसर आके ये नहीं बोलेगा मैं तुझ पे 200 करोड़ रुपये लगा रहा हूँ, जब तक आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कुछ नहीं है। और नहीं भी है तो आप सिखाओ, वो सीखेगा, उसे टाइम देना चाहिए। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, इसी कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके हाथ से प्रोजेक्ट छूट गया, या कभी आपको उन लोगों ने कुछ ऐसा कहा या कर दिया या कुछ कहा जिससे आपका दिल टूटा? हाँ, एक बार मुझसे बोला था कि इमेजिन कि अभी तुम हमारे बिना जाते हो, तो तुम मानो कि तुम फ्लाइट से जा रहे हो। तो बड़ा घुमा फिरा के बात बोली, अभी तुम पहले टिकट बुक करोगे, फिर तुम इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करोगे, उसके बाद तुम एयरपोर्ट जाओगे, वहाँ चेक इन होगा, उसके बाद जो है तुम्हें क्यू में वेट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी लाइन की में खड़ा होना पड़ेगा, बैगेज जाएंगे, फिर स्लोली। एक तरफ हमें जो प्राइवेट जेट है हमारे पास, मैंने अच्छा, और उस प्राइवेट जेट में हम तुम्हें बैठाएंगे और सीधा जो है तुम्हारे डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे। मैंने इसके लिए क्या करना होगा?
देन यू नो कि क्या करना होगा। तो मैंने बोला कि जितनी चादर उतने ही पैर फैला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, प्राइवेट जेट वाले भी, वो भी एक आध बार पापा से बोल के हो जाएगा, लेकिन खुददार इंसान हूँ मैं, वो चाहिए नहीं। जितना है अपना है, और अपने में बहुत खुश हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मत भूलिए कि हमारी रूट्स कहाँ की हैं, हमारे एथिक्स क्या हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं। हम सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, हम सब ने अपनी एक जगह बनाई है, तो हमें अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी है। मुझे कोई मलाल नहीं, मैं रोड पे खाना खा लूँगा, स्ट्रीट फूड खा लूँगा, इकोनॉमी क्लास से चला जाऊँगा, बस से ट्रैवल कर लूँगा, रिक्शा में बैठ जाऊँगा। मुझे नहीं जाना प्राइवेट जेट से, जब जाऊँगा तो अपने से जाऊँगा। तो आगे नहीं भेजा ऑप्शन, नहीं किया, और वो सारे लोग आज मैं बता रहा हूँ वो सब गायब है, कोई नहीं दिखा। तो मैं बोला ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, तो आप इंडस्ट्री में दिखोगे, एक टाइम के बाद आप ख़त्म हो जाओगे। चलिए, इसके अलावा ये एक एक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में ये होता है कि अगर आपको काम मिला है तो आप स्टार हो, ऑल ऑफ सडन आपका काम बंद हो गया या शो बंद हो गया, फिर आपको वही स्ट्रगल वापस शुरू करनी पड़ती है। तो लोग सोचते हैं वो तो स्टार है, आप तो स्टार हो, बट वो स्ट्रगल वापस फिर से स्टार्ट होती है, जैसा आपने शुरू से किया था वैसे ही कुछ होता है। जी देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान को ये होगी अगर मैंने बैक टू बैक 10 शो लीड में कर लिए और उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर पे बैठूंगा और मुझे फ़ोन आने चाहिए, तो आपके अंदर वो घमंड आ गया। वो घमंड नहीं आना है। सबसे पहले आप अच्छे इंसान बने, मतलब आपका लोगों से बात करने का तरीका वैसे ही होना चाहिए था जैसे शुरू में था। आप ये ना सोचिए कि हाँ मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो वो काम आ जाएगा। और शुरू से शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। आप ये देखिए, सत्ता के विधायक, मिनिस्टर्स, जब उनकी सरकार चली जाती है तो वो जो आवाम उनके पीछे खड़ी रहती है ना, वो नहीं दिखाई देगी। वो जो सेट प्लस सिक्योरिटी थी, वाइस प्लस सिक्योरिटी, वो नहीं दिखाई देगी। वो हर फील्ड में है। वो जो एसएसपी IAS ऑफिसर्स के पास आज उस ओहदे को लेके वो जो पावर, वो 12 बीघे का बंगला है, वो जो 4 सुरक्षा कर्मी हैं, 2 ड्राइवर हैं, 1 शेफ़ है, वो एक टाइम के बाद चले जाएंगे और ये ज़िंदगी है। तो आप बिल्कुल ना डरें कि आपका स्टारडम कभी ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, हमने 100% दिया, ये ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, कोई नहीं बोला, मैं फिर से शुरू करूँगा, अपना मुकाम बनाऊँगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए। इसके साथ ये इंडस्ट्री ऐसी भी है, जब आप किसी के साथ काम करते हो, किसी को स्टार्स के साथ काम करते हो, तो आपका लिंकअप ब्रेकअप बहुत कुछ चलता है। खबर ऐसी हमेशा आपके बारे में बहुत बार आई है। तो सबसे पहले बताइए, ये सच्चाई कितनी थी? अब आप चूंकि बाहर आ चुके हैं तो आप कह सकते हैं कितनी सच्चाई थी खबर में कि आपका और समृद्धि का लिंकअप्स था या बहुत सारी चीज़ें थी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैंने कोई उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि मैंने PR लगा दी हो कि भाई इसको डिनाई करो, वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, क्या होता है। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स हैं, सब फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे, किसी से मेरी कोई रंजिश नहीं। मैं लोगों से अक्सर मिलता रहता हूँ। हमारे डायरेक्टर सर का सेट वहीं है जहाँ पे सावी की सवारी था, मैं वहाँ भी मिलने जाऊँगा। हम आपस में सब लोग बैठ के लंच करते थे। हम कोई भी अगर लो है, अगर कुछ ऐसा हो गया है कि इमोशनल है, तो हम उसको सपोर्ट करते थे। मैं, मंगेश सर, समृद्धि, हमारे CD, CH और कुछ लोग चैनल के हमें रैकी पे लेके गए। सर, डायरेक्टर साहब, उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ जाएंगे, हमें एक अच्छा शो बनाना है, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने उज्जैन में जाके रैकी भी की, हमें पार्टी भी दी गई, अहिल्याबाई जो महल है उनका, वहाँ पे। तो हमारी शुरू से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कई बार ऐसा होता है कि जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो हमें एक डर होता है कि यार अभी मैं इस रोड पे बात कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना आ जाए कल को, या मैं इसके साथ कैफ़े नहीं जा सकता क्या, मैं उसके साथ कहीं नहीं जा सकता क्या, क्यों नहीं जा सकता और मुझे क्यों एक्सप्लेन करना है। अगर मेरे और किसी के रिलेशनशिप की खबर से अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, दुख होता है तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैंने तो आके कुछ बोला नहीं सामने से। वो रिश्ता हम दोनों के बीच में क्या है ये सिर्फ हम जानते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने कल भी बोला, हम आज भी बहुत अच्छे टच में हैं, ठीक है। और मैं सभी के साथ अच्छे रिलेशन में हूँ।
एक अच्छे दोस्ती में हूँ। कभी भी कुछ भी होता है तो सब लोग टेक्स्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की स्टोरीज़ डालते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को हर बार जाके जस्टिफाई करो कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे नहीं करना। मैंने कहा यार ठीक है, जो लिख दिया और कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए यार। अभी चूंकि समृद्धि अच्छा शो कर रही हैं, जब उन्होंने शो साइन किया था तब कुछ बात हुई थी, और अभी आप मिलने भी जाते हैं सेट पर? मैं हर उस इंसान से जो आसपास होता है उनसे मिल लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हम लोगों ने वक्त बिताया है, बहुत अच्छा काम किया है। और जब ये शो साइन भी हो रहा था तो मुझे जैसे ही पता चला, मैंने देखा, मैंने उनको विश किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला उनके फ्यूचर के लिए। मैं उनको गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी विशेस मैंने उनको बोली और जो बोलनी चाहिए। और वो बहुत अच्छा, मैंने उनके प्रोमोज देखे, एपिसोड भी देखा, और मैंने उनको बताया कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। बहुत बहुत मेहनती लड़की है, बहुत प्रोफेशनल है, और बहुत अच्छी इंसान है। चलिए, जैसे हर एक्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। सपोज जैसे आपका नित्यम का बहुत ही खूबसूरत किरदार था जो आपके फैंस को बहुत पसंद आया, वो कभी उनके दिल से नहीं उतर सकता। नित्यम अभी भी है आपके साथ? है रहता है वो, और वो सेट पे जाने के बाद मैं सुला देता हूँ, और फिर से सेट से निकलने के बाद। ये एक बड़ा चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि एक छवि जो लोगों के दिलों में बना लेते हो, फिर उसको तोड़ के दूसरी छवि को फिर से उनके दिलों में बिठाना पड़ता, ये थोड़ा मुश्किल होता है। डेफिनेटली ये मुश्किल होता है, लेकिन एक्टर्स इसलिए आर्टिस्ट कहलाए जाते हैं ना, कि उन अपनी कला से हर एक कैरेक्टर में ढल पाएँ, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएँ। और ये नित्यम से प्यार है, ये आजीवन रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, ताउम्र रहेगा। और जो नया कैरेक्टर है नमन, ये भी ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन होता है, मैंने बोला ना, पहली मोहब्बत जो है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो कभी नहीं भूल सकते इतना प्यार। और नित्यम क्या है, नित्यम का जो एक लाइफस्टाइल था, और नित्यम में और मुझ में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते थे। ठीक है, हाँ, गुस्सा भी उतना ही है। लव लाइफ की बात की, आपकी ज़िंदगी में चूंकि टीनेज एज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, था कोई लाइफ में आपके? हाँ बिल्कुल था। अभी भी है? अब नहीं है। क्यों हुआ, मतलब ऐसी दोस्ती थी या फिर? स्कूल टाइम पे मैं किसी का क्रश था, हाँ, और किसी बहुत अच्छी लड़की ने प्रपोज कर दिया। और मैंने बोला अरे यार ये क्या है। और कमाल की बात क्या है कि उस लड़की को मेरा दोस्त पसंद करता था, और वो प्लानिंग में था कि वो उसको प्रपोज करेगा। और एक दिन मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि भाई सुनना यार वो ऐसे करके उसने प्रपोज किया है, क्या बात कर रहा है। मैंने क्या, हाँ यार, और अब से मैं सोच रहा हूँ शायद वो तेरी भाभी बन जाए। तो दूसरी तरफ से वो गालियाँ दे रहा है कि कम से कम दोस्त के लिए छोड़ दे यार। तो मैंने कहा देख, मैं नहीं गया भाई सामने से, सॉरी यार, लेकिन वो दोस्ती क्या है यार जो ऐसी चीज़ें ना करे। तो वो बहुत ही ऐसा हुआ था, बचपन में शुरू हो गया। और वो अगर सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है तो हो जाता है कि यार चलो ठीक है, मतलब वो मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाती है। और एक टाइम के बाद 4-5 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, एक लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए। कुछ गलतियां भी थी, वो भी हो गई, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई है। और मेरे क्लासमेट्स वो इतने बदतमीज़ हैं कि मुझे फ़ोटोज़ भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक्स भाभी के आगे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एक्स भाभी के यहाँ की टिक्की खा रहे हैं, भाभी अभी जयमाला के लिए जा रही हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा हाँ ये, मैंने कहा कमीनों कुत्तों, मैंने तुम आके ना वहीं एक झापड़ मारूंगा आके, इतने मज़े मत लो मुझसे। अगले दिन बोल रहे भाभी का रिसेप्शन भी है,
आ रहे हो क्या? ये पीछे ही पड़ गए मेरे। चलिए, ये एक तजुर्बा है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। बट अगर फैंस जानना चाहते हैं, एक्चुअली ये जानना चाहते हैं, अभी आप सिंगल हैं? हाँ, अभी मैं सिंगल हूँ। बिल्कुल 100%। चलिए, ड्रीम प्रोजेक्ट हर किसी के मन में होता है, हर एक्टर के मन में होता है, कुछ ऐसा किरदार कर जाना है जो लोगों के दिलों में हमेशा छाया रहे या करना है। तो आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं, कुछ वैसा किरदार? अभी ना इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। अभी का बॉक्स ऑफिस अगर मैं उठा के देखता हूँ या मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मास फिल्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कंटेंट का क्या? कंटेंट के बारे में कौन बात करेगा? तो सिर्फ अगर 2.5 घंटे की मूवी में 1 घंटा हाई स्पीड पे चलना है, स्लो मोशन में हीरो आया, गन निकाली, धड़ 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 धड़, ठीक है, फिर इधर देखा, लुक देखा, अच्छा है, करना चाहता हूँ, मना नहीं कर रहा, बिल्कुल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंटेंट करेंगे जैसे 12th फेल है, एक ऐसा कंटेंट कि मुझे देख के लगे कि ये इंसान उसमें इतना ढल गया है कि ये मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है, ये फरमान हैदर दिख ही नहीं रहा है मुझे, ये नहीं है वो। और ज़रूरी नहीं कि मेरी बॉडी होगी, 6 पैक एब्स होंगे, बहुत फेयर कलर होगा, बाल ऐसे होंगे, वो कैसा भी एक किरदार हो, वो किरदार ऐसा दिखना चाहिए, इतना इंटेंस दिखना चाहिए कि आप मुझे भूल जाओ, आपको मेरी शक्ल भी पहचान में ना आए कि क्या ये वो है। मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें किसी के अंदर मैं अपने आप को ऐसा ढालूं, ठीक है, और उसको ऐसा परफॉर्म करूं कि वो ऑडियंस के दिल में उतर जाओ। उसके अंदर इतना कन्विक्शन होना चाहिए, उसके अंदर वो अंदाज़ होना चाहिए कि वो अगर बोल रहा है कि बस, तो वो बस भी लोगों को लगना चाहिए कि यार उसने क्या बस बोला है। उसके लिए मेहनत करनी चाहता हूँ और मुझे कंटेंट चाहिए, समझ रहे हैं आप? मतलब मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस पे काम करने के लिए मज़ा आना चाहिए, बजाय उसके कि सिर्फ मैं उठा, मैंने गोली मारी और कंटेंट ख़त्म। कुछ नहीं है, वो करेंगे, वो एक बार देखना है, मुझे भी फेस करना है कि कैसा लगेगा कि यार ठीक है, एक मास हीरो है भाई, एक्शन हीरो है, एक्शन प्रोजेक्ट करना मेरी ड्रीम है, विश लिस्ट में है, लेकिन कंटेंट से बहुत प्यार है। अच्छा, मुझे ना एक ही साथ, आपने पूछा तो मेन उसका आंसर ये है, मुझे एक ही साथ लेयर चाहिए और एक ही वन शॉट कोई लगाए, जो मेरी विश, मिनिमम 10-12 मिनट का डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग होना चाहिए, और मैं उसमें 6 से 7 वेरिएशन इमोट करूं, एक वन फ्लो, हैप्पी, सैड, साइको, इंटेंस, पीस, सटल। वो जिस दिन मुझे मिल गया तो मैं शायद उस रात आके घर पे बहुत शुक्र अदा करूँगा, रोऊंगा खुशी के आंसू कि भाई बहुत सालों से ढूंढ रहा था मैं। टेलीविज़न मुझे एक यही दिक्कत है कि बहुत ब्लॉक में खेलते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। अभी क्या आपका जो किरदार है उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है, क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। किरदार तो अभी स्टोरी हमने रिवील नहीं किया, मैंने भी बड़ा जंप कट करके किया है, और नित्यम जो है वो एकदम रिजर्व थे, उनका एक अपना था अंदाज कि ठीक है, ये बबली है ये हंसी मजाक फन और मोहब्बत वाला, जैसे प्रोमो में हमने दिखाया कि वो बहुत स्माइल कर रहा है। नित्यम के प्रोमोज जो थे वो बहुत सीरियस था, तो ये बड़ा एनर्जेटिक बंदा है, बड़ा खुश मिजाज है, प्यार भी करता है अपने परिवार से, और बड़ा हंसमुख है। तो ये दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन मुझे ये करते हुए बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हंसने का बड़ा मौका मिलता है। बट आपने कहा कि नित्यम आपसे बहुत रूबरू थे, एक तरह से आपके ही जैसे थे, तो ये जो आपका दूसरा किरदार है वो जस्ट अपोजिट है, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, और सोचना भी ज़्यादा पड़ता है। एनर्जेटिक सीन नित्यम भी करना डिफ़िकल्ट इसलिए था, सटल एक्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ये भी है कि ये मैं हूँ नहीं, तो मुझे इसमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन एफर्ट्स आपके एक्टिंग में नहीं दिखाई देने चाहिए, वो मेकअप रूम तक रहने चाहिए कि मैं क्या सोचा है मैंने, वो है। एफर्टलेस एक्टिंग हो तो कन्विक्शन ज़्यादा दिखाई देता है, उसकी मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत महान बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं अपना 100% देता हूँ। इसके अलावा रियलिटी शोज़ भी हैं बहुत सारे, आपको पता ही है। कभी रियलिटी शोज़ में आने का मौका मिला, आई मीन खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, इस तरह का शो मिलेगा तो करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे, बस पास्ट के लोगों को मत बुला लेना यार ये बड़ा गलत हो जाएगा।
मुझसे लोग बोलते हैं तू मत जाना भाई, क्या तू सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, तो लोग गालियाँ अलग देंगे, काम अलग कराएंगे, और पता चला मेरी ज़िंदगी की अतीत के लोग उठा के ले आए और कलेश, और मैं सह नहीं पाऊँगा। लोग वहाँ पता नहीं कैसे सह वहाँ जाए, असली रूप आएगा आपका। मैं दीवारें वो लांग के पार कूद जाऊंगा, वो जाने नहीं देंगे, उनके बाउंसर्स खड़े ये होंगे। ऐसा फॉर्मेट होता है ना कि आपकी असल पर्सनालिटी को बाहर लेकर की कोशिश की जाती है। वो डर है सर, वो डर है। आप भी मानते हैं आपकी असल पर्सनालिटी अभी बाहर नहीं आई है? नहीं आई है, काफ़ी हद तक आई है, लेकिन हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक गुस्सा होता है सर। वो गुस्सा कोई ना ही देखे तो बेहतर है। बहुत गुस्से वाले हैं आप। आ जाता है आ जाता है। मतलब नॉर्मली बहुत लोग चिढ़ जाते हैं, किसी बात पे गुस्सा आता है, बट आपको किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे लोगों की बदतमीजी पे गुस्सा आता है। मुझे लोगों के तौर तरीके और उनके जो अंदाज़, जो लहजा है, अगर उसमें तहज़ीब ना हो तो मुझे तब गुस्सा आता है। मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक दिक्कत यही है कि यहाँ के, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी इज़्ज़त नहीं करता, मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ उनका कोई काम नहीं है इंडस्ट्री में, वो नहीं होने चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है सिंपल सा। कुछ लोग फाइनेंशियली नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं नहीं पढ़ पाते, किसी के माँ बाप गुजर गए, वो मजबूरियाँ समझ आती है सर। ये जो लोग हैं, कुछ जो इर्द गिर्द खड़े होते हैं और लड़कियां बैठी हुई हैं, हम बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई हैं, सीनियर लोग हैं, और पीछे से कोई उठ के गाली दे रहा है, आपस में गालियां चल रही हैं, तो गुस्सा आता है। और वो क्योंकि प्रोफेशनल जगह है, और मैं मुट्ठी बंद करके ना ऐसे बैठ जाता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ घर पे एक रिवाज ये है कि हमारे घर में छोटा बच्चा भी है, 6 महीने का, एक बेटा आप इधर, यहाँ कुछ लोग तू से बात कर जाते हैं, तो मुझे सहना पड़ता है। मैं बोलता हूँ, बहुत टाइम के बाद समझ आया कि महाराष्ट्रियन कल्चर है, मराठी लोग बोलें तो समझ आता है। ये जो उठ के आ गए हैं मेरे तरह कहीं से भी, ये लोग आके अपनी सभ्यता भूल गए भाई। वो उनका कल्चर है, वो उनके ऊपर सूट करता है, उनको करने दो, हम किसी को बदल नहीं सकते। आपके यहाँ कैसे बात करते हैं, हमारे यहाँ कैसे बात करते हैं, ठीक है। लखनऊ के लोग भी आके अब तू से बात करने लगे, तो मतलब कि आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं। तो ऐसे देख के बुरा लगता है, गुस्सा आता है, या अनप्रोफेशनल लोग होते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, या कोई इंसान खामोखा दिमाग ख़राब करे, टॉक्सिक हो जाए, तो गुस्सा आता है। तो ये हैं गुस्से के 4-5 वेरिएशन है मेरे, अलग अलग इंसान के हिसाब से। लास्टली जाना चाहेंगे, चूंकि डिजिटल दौर है, अगर आपसे जाना चाहें कितना एक्टिव आप डिजिटल दौर में रह पाते हैं, खुद को कितना एक्टिव रख पाते हैं, और इन फ्यूचर OTT प्लेटफॉर्म या बहुत सारे चूंकि अब प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, तो कैसे देखते हैं? डिजिटली उतना एक्टिव तो नहीं हूँ मैं, और मतलब सोशल मीडिया पे वो डिजिटल में नहीं आता। लेट्स सी कि बाकी की जितनी भी OTTs हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो आज के ज़माने में सिनेमेटोग्राफर्स हैं, जो DOPs, जो लाइटिंग की जाती है OTT की खासकर से, मैं बहुत, मतलब मैं ऐसे दुआ भी करता हूँ कि यार ये ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए मुझे, इतना लाइव चाहिए कि मैं उठा और सिंगल एक शॉट चल रहा है, कैमरे से स्टडी कैम लगा हुआ है, मैं निकला, अंदर गया, स्टडी कैम मेरे साथ है, और देखा कितना 4-4, 5-5 मिनट के जो हैं 1 टेक, लाइटिंग इतनी रॉयल है, इतना अच्छा लगता है। ये ब्राइटनेस से मुझे बड़ी नफरत है सर, तो मुझे ब्राइट फ्रेम नहीं पसंद, गोरा कर दो नहीं पसंद, मुझे लगना चाहिए ब्यूटी होनी चाहिए आपके फ्रेम में। वो जो ब्यूटी है वो OTTs पे है। OTTs मेरे लिए इस टाइम OTTs फिल्मों से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। मतलब डेफिनेटली अगर मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन क्योंकि 10-15 दिन में ही शो साइन कर लिया मैंने, तो आगे बात नहीं बढ़ी। अदरवाइज़ एक जगह शॉर्ट लिस्टेड भी था, मैं सोचा करेंगे। और सच तो ये है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो एक एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखा देता है। बाकी मैंने सोचा है कि अभी एक बार शो सेट हो जाए तो कुछ और करिकुलर एक्टिविटीज़, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग वापस से शुरू की जाए, डांस वांस थोड़ा सा और किया जाए, कुछ टेक्निक सीखी जाए, कुछ तो नया सीखा जाए ताकि कलड़ी बाइट हो, ताकि
कोई भी मुझे ले तो उसको ऐसा ना हो कि यार इसको ये नहीं आता है या इस चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो किसी का पैसा डुबाना नहीं है। चलिए हम आपसे हम यही दुआ करेंगे कि आपको जो भी आपको कास्ट करे पूरा कंप्लीट पैकेज की तरह कास्ट करे, ताकि आप लोगों का दिल ऐसे ही जीत पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।